1 मार्च से 31 मई तक एवं 1 जून से 31 अगस्त तक दूसरा चरण तथा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक तीसरा चरण तय किया गया था। निश्चित रूप से हम थोड़ा डिले हैं। सेकंड जो चरण है, द्वितीय चरण, वह 1 जून से प्रारंभ हम लोगों को करना था। उसके लिए विलंब है, लेकिन अच्छा कर पाएंगे ऐसा हम लोग सोचते हैं कि प्रथम चरण ही चल रहा था। अब हम प्रथम चरण में जो कार्य किए हैं, हम उनको अपने मन से कितना अंगीकार कर पाए हैं, फर्स्ट फेज को अपने तन से कितना अंगीकार कर पाए हैं, और हमारा सिस्टम कितना अंगीकार कर पाया है सेवा मिशन के फर्स्ट फेज को, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसकी समीक्षा भी करेंगे। क्या क्या करना था, क्या क्या हम लोग कर पाए हैं, इस पर बिंदुवार हम सब लोग कागज पेन लेके बैठ सकते हैं और जहां जहां ऐसा लगे कि हम अच्छा कर पाए हैं उसको स्वभाव में बनाना है, उसकी आदत डालनी है, और जिन जिन में हम जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए हैं उनको डार्क लाइन में अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे उस पर फोकस किया जा सके और इस मिशन का जो ऑब्जेक्ट है उसको फुलफिल किया जा सके। तो हम बिंदुवार बात करेंगे। सबसे पहला था रेस्क्यू टीम, पहला जो बिंदु था उसमें रेस्क्यू के लिए सभी सेवा साथियों को यूनिफॉर्म में जाना था। उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट था, यूनिफॉर्म में क्यों जाएं। यूनिफॉर्म में जब जाते हैं तो एक मैसेज कन्वे हो जाता है। हम जब दिखाई देते हैं तो एक अलग से दिखाई देते हैं, लोगों को पता चलता है कि एक अलग से यूनिफॉर्म में लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। लोगों का ध्यान आकर्षित होता है तो उधर वो देखते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, फिर वो देखते हैं कैसा कर रहे हैं। फिर उनके दिमाग में आता है कि ये करेंगे क्या, आखिर कहाँ लेके जाएंगे। तो एकत्रित होते हैं, देखते हैं, और हमारा जो मिशन है उसमें कोई बीच में बाधा भी नहीं आती कि कोई भी आदमी अगर अपन सिंपल ड्रेस में चले जाएं तो कोई भी आके पूछ लेता है कहाँ ले जा रहे हो, कैसे ले जा रहे हो, क्या है। तो एक एटमॉस्फेयर हमारे लक्ष्य को पूरा करने से पहले ही खराब हो सकता है। कई बार भीड़ आ जाती है, तो उससे हम लोग आराम से सहजता से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें क्या हम सभी यूनिफॉर्म में अपने साथियों को रेस्क्यू के लिए भेज रहे हैं। दूसरा था इसमें प्रभु जी के साथ व्यवहार। व्यवहार में लगता है ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है साथियों के में। हमें सोचना पड़ेगा कि हमें आदत डालनी पड़ेगी। हम भक्त में भी देखते हैं और दूसरी जगह की भी सूचना हमारे पास आती रहती है। तो प्रभु जन के साथ जो व्यवहार है हमारा उतना अच्छा नहीं है, इसको सभी अंडरलाइन कर सकते हैं। इस पे हम लोगों को अधिक कार्य करना है। सेकंड फेज में भी समानांतर कार्य करना है, जैसे फर्स्ट फेज में लगे रहे। ये हमारा बिंदु वीक रहा है, जैसा हमारे पास आउटपुट आए हैं, जैसा हमने सभी आश्रमों से, कई आश्रमों से संपर्क साधने के बाद जो समीक्षा की है उसमें यही निकल के आया है कि प्रभु जी के साथ अभी वैसा व्यवहार नहीं है जैसा करना चाहिए। तीसरा था रेस्क्यू जब हम कर लेते हैं, प्रभु जी को लेके आते हैं तो इतनी दुर्गंध होती है, लैट्रिन बाथरूम बस्तों में किए हुए होते हैं, तो उनको साइड पे ही साफ सफाई करके ला सकते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा प्रगति हम लोगों ने नहीं की है। अभी भी प्रभु जी आते हैं तो बहुत ज्यादा लैट्रिन सड़े हुए, सीट खराब हो जाती है। गाड़ी के शीशा खोल के जब साथी उनको लेके आते हैं तो इस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। ये भी दूसरा बिंदु है। एक प्रभु जी जैसे ही एंटर होते हैं, क्या हम 30 मिनट में, हम लोग सोच रहे थे कि 30 मिनट में प्रभु जी को सेवाएं दे दें, चाहे वो स्नान की हो या चिकित्सा की हो, भोजन की हो, जो भी नीड है उनकी, उस जरूरत को 30 मिनट में फुलफिल कर दें। तो
क्या किसी भी आसन पे इसका रिकॉर्ड रखा गया है? कोई बता सकता है कि हमने 30 मिनट में इसको पूरा किया, आते ही प्रभु जी को चिकित्सा उपलब्ध करा दी हो, भोजन की व्यवस्था करा दी हो, साफ सफाई की व्यवस्था करा दी हो, तो इसको भी हम देख सकते हैं क्या हम कर पाए हैं। हर बिंदु की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब तक हम अकाउंटेबिलिटी के साथ काम नहीं करेंगे, जब तक नहीं हो सकता है एक एक बिंदु को हम सभी को इसमें लेना पड़ेगा। एक जो सूचनाएं मांगी जाती हैं क्या सीमित समय में आती हैं? ये तो हम लगता है कि सर्वविदित है कि कई स्तर पे तो हम उन सूचनाओं को देख ही नहीं पाते जो ग्रुपों में आती हैं या व्यक्तिगत रूप से पदाधिकारियों को आश्रमों पे या कार्यालय प्रभारियों को भेजी जाती हैं। उसकी अकाउंटेबिलिटी जितनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हम इस बिंदु पर भी विचार कर सकते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। जितने समय में सूचना देनी है वो डेडलाइन होनी चाहिए सिस्टम सेवा मिशन के लिए। आम आदमी जैसे करता है वैसे ही हम इस बिंदु को अभी तक ले रहे हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। 3 महीना पहले जहां पे थे आज भी हम वहीं पे हैं, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूचना हमारे पास होती है, अगर नहीं होती है तो हम प्लानिंग करें सूचना कहाँ से इकट्ठी होंगी, किस तरह से होंगी, और तत्काल सूचना जितने समय में चाहिए जाती है जिस विभाग से, जिस आश्रम से या मुख्यालय से, उतने समय में हम लोग देने का प्रयास करें, डायरी मेंटेन करें। प्रभु जी के आने के उपरांत प्रभु जी जिस हाल में आते हैं, जहां से आते हैं, जिस तरह से आते हैं, उनकी काउंसलिंग वाला पार्ट क्या हम लोग कर पा रहे हैं? जैसे प्रभु जी आते हैं, जब वो जिस भी आश्रम में आते हैं उनको पता नहीं होता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मुझे भोजन कहाँ मिलेगा, मुझे दवाई कहाँ मिलेगी, मैं किससे अपने तकलीफ की बात बता सकता हूँ कि मुझे ये बीमारी है, मुझे इन परेशानियों से गुजरना पड़ा। उनको नहीं पता है, लेकिन हमें तो पता है कि किसको लगाना है इस सेवा के लिए। ज्यादातर आश्रमों पर शायद किसी को दायित्व तो नहीं सौंपा गया है। दायित्व तो सौंपते हैं कि अमुक व्यक्ति प्रभु जी आएंगे, खाने की पीने की दवाई की व्यवस्था एक आदमी करेगा, फिर उनकी पूरी हिस्ट्री। तो उनको भरोसा नहीं है हमारे ऊपर, परिवार वालों के ऊपर ही भरोसा नहीं है जो सबसे निकट होते हैं। उन्होंने साथ नहीं दिया, फिर समाज ने साथ नहीं दिया, फिर राजकीय स्तर पर कोई व्यवस्था हो सकती थी, वहां पर भी उनको सहयोग नहीं मिला जो अपेक्षा करते थे। यहाँ पे आए हैं तो सबसे पहले उनका भरोसा जीतना पड़ेगा हम लोगों को, तो उनको ये विश्वास हो जाए कि हम ठीक जगह आ गए और हमें यहाँ से मदद मिलेगी। तो आते आते ही जब हम उनसे फैमिलियर हो जाएंगे, उनकी तकलीफों के बारे में जान लेंगे और उन पर कार्य करना शुरू कर देंगे, तो उनको भरोसा हो जाएगा और काफी कुछ हम लोग जो मिशन का जो ऑब्जेक्ट है वहां तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। ये बिंदु काफी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट डे अगर हमारा प्रेजेंटेशन प्रभु जी के साथ सेवा का ठीक हो गया, फिर तो अगले दिन तो वो खुद करा लेंगे, वो इतने फैमिलियर हो जाएंगे, वो आके आपसे खुद ही पूछ लेंगे। लेकिन हम कई बार उनके पास ही नहीं जाते, वो ऐसे अकेले घूमते रहते, उनको पता ही नहीं किससे बात करनी है। अपनी मर्जी से वो कहीं पे भी लाइन में जाकर बैठ जाते हैं भोजन के लिए, किसी प्रभु जी से पूछ लेते हैं टॉयलेट कहाँ जाना है। तो उनके साथ बारीकी से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और उनको उतना सब कुछ बता दें कि वो आपके गले से लगने के लिए तैयार हो जाएं। तो जितना तकलीफ में है ना, जितना उनको भरोसा टूटा है, उतनी जल्दी जुड़ जाएगा। एक साथ जब कोई फरिश्ता बनकर सेवा साक्षी के रूप में उनके पास आ जाएगा, उनसे छोटी छोटी बात पूछेगा, तो इस बिंदु को हम प्राथमिकता के साथ ले सकते हैं। इस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, इस पर काम करने का हम लोग प्रयास करें। चिकित्सा के लिए
60% जितने भी प्रभु जी थे उनका हम सभी ने जो बेसिक जांचें थी, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, एक जनरल रूटीन चेकअप, क्या हम सभी आश्रम वाले करा पाए हैं? अगर नहीं करा पाए तो इसको नोट कर लें। ये तो हमारे व्यवहार में आ ही जाना चाहिए कि ये हमें कराना ही कराना है, 1 वर्ष में 1 बार कराना है। और जो कराना है ऐसा नहीं केवल कराना है, उसको मेडिकल डायरी में नोट करना है। उनकी जो मेडिकल डायरी है कि दिनांक कितने को परीक्षण किया गया, ये उनकी रीडिंग रही, ये सब कुछ पूरा। और ये भी लिखते हैं कि इस मिशन के तहत प्रतिवर्ष करा जाना है, अगले वर्ष इसी दिनांक को होना प्रस्तावित है। छोटे आश्रम में उनको तो एक साथ एक दिन में करा सकते हैं, तो सर्विस कैलेंडर में नोट कर सकते हैं अगले साल के लिए कि इस दिन कराना है, तो बड़ा इजी हो सकता है। प्रभु जन को सेवाओं में लगाना, सेवा में तो सभी लगा लेते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से लगाते हैं। और जब हम अपने हिसाब से लगाते हैं तो परिणाम वैसे नहीं आते जैसे परिणाम आने चाहिए। अगर हमें श्रेष्ठ परिणाम चाहिए तो हमें उस हिसाब से सेवा में लगाना है जिस सेवा कार्य में वो लगना चाहते हैं या जिस सेवा कार्य को करना चाहते हैं। तो जिन सेवा कार्यों में उनकी रुचि है, उनकी रुचि के हिसाब से हम प्रभु जी को सेवा में लगाएं, उनकी रुचि के हिसाब से लगाएंगे तो परिणाम ज्यादा अच्छे आएंगे। इसके लिए उनसे पूछना होता है क्या करते थे। मैं टेलरिंग का काम करता था, आप क्या करते थे? मैं बागवानी करता था। आप क्या करते थे? मैं मैकेनिक था। आप क्या करते थे? मैं इलेक्ट्रिशियन था। आप क्या करते थे? मैं बार्बर था। आप क्या करते थे? मैं बेरोजगार था। परिवार में क्या काम होता था? बेरोजगार थे। मेरे यहाँ पर पापा मिस्त्री थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो हम एक उनके पीछे जो छिपा हुआ व्यक्तित्व है उस तक हम लोग पहुंच सकते हैं। बस थोड़ा सा बैक में जाने की जरूरत है, उनके अंदर झांकने की जरूरत है। वो सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार है। लेकिन हम कैसे लगाते हैं? कई बार तो तम्बाकू दे देंगे, खुद तो खाते खाते हैं, प्रभु जन को दे देंगे, छोटी छोटी ऐसी लालच दे देंगे उनको। तो ये ऐसे गलत जो लालच है वो लालच न दें, हमें जो प्रभु जी को लगाना है एक सिस्टम के तहत ही लगाएं। भोजन प्रसादी में हो सकता है काफी ठीक हो चुका होगा, वो साधारण था और थोड़ा आसान था, लेकिन जहां पर भी नहीं हुआ है वहां पर भी हम लोग करने का प्रयास करें। एक कटिंग सेविंग का था, महीने में 1 बार कटिंग, सप्ताह में 2 बार सेविंग। इसकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादातर आश्रम पर रजिस्टर या इस तरह से नहीं बनी। रजिस्टर बना लें कि प्रभु जी की सेविंग कौन सी डेट को हुई, कटिंग किस डेट को हुई, नाखून किस डेट को कटे। 15 दिन में नाखून काटना, 1 महीने में कटिंग होना, सप्ताह में 2 बार सेविंग होना, ये आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें अकाउंटेबिलिटी के साथ में। ऐसा नहीं हमारी मर्जी पे है, जब जिस दिन सामने आ गई। अगर मिशन को हमें पूरा करना है, 23 दिसंबर तक पहुंचना है, आसानी से नहीं पहुंच सकते, लेकिन कठिन भी नहीं है, हमें सिस्टम में आना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और सिस्टम अपने आप करा देगा, सिस्टम अपने आप पहुंचा देगा, बस सिस्टम को फॉलो करना है। वस्त्र प्रभु जी के हेल्थ के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, फटे हुए उधरे हुए न हो, क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? तकिया कवर विशेष रूप से, बेडशीट तो हो जाती है, वो तो एक मजबूरी होती है कि हम तकिया कवर को वो महत्व दे रहे हैं जो बेडशीट को देते हैं, ये जरूर ध्यान दें। कई बार प्रभु जी वॉमिटिंग कर जाते हैं तो हमें सेम टाइम तकिया कवर बदलना होता है, कई बार तो तकिया में पानी निकालना होता है। तकिया पर उतना ध्यान नहीं जाता है, सभी पदाधिकारी नोट कर सकते हैं
इसको रेड लाइन से हाईलाइटर इस पर भी कर सकते हैं। तकिया कवर पर विशेष रूप से ध्यान दें। बेडिंग बिस्तर वगैरह सभी ठीक हो रहे होते हैं, लेकिन तकिया कवर बता देता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो तकिया कवर को भी उतना ही महत्व दें, तकिया को भी उतना ही महत्व दें, जिस तरह से देना चाहिए। सेवा साथियों का आपसी व्यवहार, इसमें ज्यादा सुधार की गुंजाइश कम है, लेकिन इसको अभी तक बहुत अच्छे परिणाम नहीं है, लेकिन अच्छे परिणाम आ सकते हैं। आपस में सामंजस्य व्यवहार और एक दूसरे का सम्मान, ये हम अपने स्वभाव में डालें। स्टोर की व्यवस्था तय की गई थी कि 1 वर्ष से अधिक का जो सामान है उसकी सूची बनाकर अपने अधिकारियों को दें, और ऐसा कोई भी सामान डोनेशन में न लें जो 1 वर्ष में उपयोग नहीं हो पाएगा। डोनेशन देने वाले को बता दें, भाई साहब हमें अभी जरूरत नहीं है इसकी। और केवल वस्तु नहीं, अगर पैसे भी अगर हम 1 साल में उपयोग न कर पाए तो उसके लिए भी मना कर दें। केवल वस्तुओं को ही न संभालें इसमें कि कंबल नहीं काम आएंगे। अगर पैसे भी काम नहीं आएंगे 1 साल में तो उनको भी मना कर सकते हैं, भाई साहब वही हमारे पास है, हमें जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये खराब थोड़ी ना होंगे तो बैंक में जमा हो जाएंगे। बैंक में जमा होंगे तो और ज्यादा खराब होंगे, और उनसे तो केवल पैसा ही खराब नहीं होंगे, हम सब खराब हो जाएंगे। ये लोग जो देते हैं बैंक में जमा करने के लिए पैसा नहीं देते हैं। अब आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है ऑनगोइंग, ऐसा नहीं, कई बार हम बातों से बहुत खेलते हैं। हम कहते हैं साहब हम तो जब जाके ये काम करेंगे, जब तय हो जाए प्रोग्राम उसके बाद उसकी फंडिंग करना शुरू करें, उससे पहले नहीं। परमात्मा पर भरोसा करें। तो वस्तुओं के साथ साथ संसाधनों में विशेष ध्यान दें। अच्छा, अब तक हम लोग नहीं कहते थे रिसोर्स इसके पैसे के लिए, लेकिन हमें पता है अब पैसा ज्यादा आएगा और कई बार ज्यादा आ रहा है, तो उस पर हम लोग ध्यान दें। जितना जरूरत है उतना ले लें, सब परमात्मा देगा, सब आ जाएगा। तो वस्तुओं के साथ साथ इस पर भी ध्यान दें। वस्तुओं पर तो ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इस पर ध्यान देना बड़ा मुश्किल है कि पैसा छूटता ही नहीं। लक्ष्मी में इतना आकर्षण है कि वो इससे छूट पाना बड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं है। लेकिन ये तो है ही दूसरे की, हम दूसरे की पर भी तो या तो योजनाएं तैयार करें या दूसरे आश्रम को सीधा सीधा डोनेट करें जहां पर काम चल रहा है, सेवा चल रही है, जहां पर अभाव है। और या उनसे मना करें, सर हमें जरूरत नहीं, वो आश्रम पर जरूरत है, आप वहां पर दे दें, जब हमें जरूरत होगी जब हम लोग बता देंगे। एक जो हम व्यवस्थाएं देखते हैं, ज्यादातर तो सॉल्यूशन ही लेके आते हैं, बहुत कम ऐसे आश्रम होंगे जहाँ पे समस्याएं साथ लेके आते हैं। सेवा साथी भी सिस्टम में ज्यादातर ढल गए हैं कि समस्याएं लेके नहीं आते, हमेशा समाधान साथ लेके आते हैं। सब ये काम करना है, ये व्यवस्था है, ऐसे नहीं हो रही है, ऐसे हो जाएगी। जहां जहां पे नहीं है, जो समस्याएं लेके आते हैं उन समस्याओं को लाना बंद करें, हमेशा साथ समाधान लेके आए, चाबी लेके आए। ऐसा ना हो चाबी हाथ में थी उसको भी फेंक के आ गई, कि परेशान करेंगे, चाबी वाले को बुलवाएंगे, जब देखेंगे कैसे करते हैं ये, ताला तोड़वाएंगे नहीं। चाबी आपके पास है, जो भी समस्या लेके आते हैं समाधान उनसे बेटर कोई नहीं समझता, तो उन्होंने उस समस्या को फेस किया है, और जहाँ फेस करते हैं वहीं से समाधान आता है। आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो समस्याएं साथ लेके आए, उनके समाधान साथ लेके आए। बिजली पानी का उपयोग, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी पंखा चलते रहते हैं, प्रभु जी बाहर हैं, पानी के नल चलते रहते हैं। अगर कहीं बिल कम आ गया हो या पिछले साल से कोई अंतर आ गया हो तो बता सकते हैं, वो अपना व्हाट्सएप भेज सकते हैं। बिजली का बिल कम हो जाना चाहिए, पानी की खपत आपकी कम हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा पानी की खपत और बिजली की खपत है, जितना हो रहा है उसमें से 30% दोनों कम हो सकते हैं। इसको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं, बिजली और पानी दोनों ही इनका उपयोग के लिए। एक टॉयलेट कैंपस का एक बिंदु था। टॉयलेट कैंपस की व्यवस्थाओं को सही करने के लिए
किसी भी समय हम चले जाएं, कभी भी कच्ची पोटली किसी भी पॉट में न मिले। हमें इस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं और इसको भी हाईलाइटर से कर सकते हैं। जो भी पदाधिकारी है, सबसे पहले अगर उसमें टॉयलेट में जाना शुरू कर देंगे तो अपने आप हो जाएगा, उससे पहले नहीं हो सकता है। सेवा साथियों से कितनी बार भी कह लें, लेकिन उनको पता होगा, जितने भी विजिटर आते हैं, सेवा साथी आते हैं, पदाधिकारी सबसे पहले टॉयलेट में जाते हैं, तो उनका भी ध्यान टॉयलेट पर रहेगा। लेकिन हमारा ध्यान ऑफिस में रहता है, तो सेवा साथियों का ध्यान भी ऑफिस में ही रहता है। ऑफिस में कोई अच्छी चीज है, जो भी आता है ऑफिस में बैठता है, ऑफिस में जाके चला जाता है। तो हर आदमी अच्छे को लेना चाहता है। जब हम सभी टॉयलेट में जाएंगे सबसे पहले, तो सेवा साथी का फोकस टॉयलेट हो जाएगा, ऑफिस से नहीं रहेगा। अभी फोकस ऑफिस रहता है, ऑफिस से फोकस हटाना है तो टॉयलेट में फोकस करना पड़ेगा। इस बात को समझना पड़ेगा, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा। इसी में कैंपस साफ सफाई का एक बिंदु था। कैंपस में हम नजर खोल के जाए, कोई भी वस्तु, कपड़े हैं, ईट है, रोड़ा है, पाइप, नुकीली वस्तु, निर्माण संबंधित जो भी मटेरियल है, उपकरण, मग्गा, बाल्टी, डस्टबिन, गिलास, पानी फैला हुआ, जो भी कहीं पर भी है, उस पर हमारा सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए। तो सेवा साथियों को भी पता चल जाएगा कि हमारे कार्यालय प्रभारी आते हैं, उनकी एक नजर ऐसी है, सीसीटीवी फेल हो सकता है, लेकिन उनकी नजर से कुछ नहीं चूक सकता, सीसीटीवी से चूक सकता है। उस स्तर पर जाकर अगर कार्यालय प्रभारी का पदाधिकारी होंगे, अपने आप व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। देखना तो आंखों को ही पड़ेगा, कान देखने का काम नहीं कर सकते। हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, आंख को ही अपना काम करने देना पड़ेगा, और आंख को ही देखने का काम कराएंगी, आंख से ही कराएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। कानों से कभी देखा नहीं जा सकता, आंखों से सुनने का काम हम नहीं कर सकते। डायरी मेंटेन, कार्यालय प्रभारी जहां पर भी जाएं, वो चलती फिरती खुद ही डायरी बन जाए तो काम चल जाएगा। टेबल पर बैठे, टेबल पर हाथ में डायरी हो, पदाधिकारी के साथ हो कोई, तो डायरी लेके चल रहे हैं, पेन खुला हुआ होना चाहिए डायरी के साथ साथ। ऐसा नहीं डायरी तो पॉकेट में रखी है, लेकिन पेन भी पॉकेट में ही रखा है। डायरी हाथ में आ जाए और पेन भी हाथ में आ जाए कैप खोल के, तो उसको कहते हैं कि डायरी मेंटेन करते हैं। अगर पदाधिकारी के साथ में जा रहे हैं और डायरी पॉकेट में रखी है, पेन भी पॉकेट में है, उसका मतलब डायरी मेंटेन करना नहीं है। और पदाधिकारी भी कुछ उनको ऐसा महत्वपूर्ण बताएं, वो मजबूर हो जाए ये सब कुछ करने के लिए। डायरी के बिना काम नहीं चलेगा सर आगे, तो डायरी तो लेके चलना ही पड़ेगा। तो डायरी मेंटेन करने का हम प्रयास कर सकते हैं। एक सुझाव पुस्तिका या सजेशन बॉक्स, सुझाव पेटी लगवाने का था, सभी आश्रमों ने लगवा लिया होगा। और इस पर कार्यालय प्रभारी इसको डेली निरीक्षण करें इसका, और रोजाना देखें और उस पर एक्शन लिया जा सके। और जिसने भी सजेशन दिया है या कोई भी कमी लिखी है, उसको रेक्टिफाई कराने के बाद उनको सूचना दे दें कि सर आपने ये सजेशन दिया था महत्वपूर्ण, आपके लिए धन्यवाद, और हमने इसको इंप्लीमेंट करा दिया है या इसको रेक्टिफाई करा दिया है, जो भी किया है। साप्ताहिक मीटिंग काफी महत्वपूर्ण होती है। कोई भी सप्ताह, सैटरडे है वैसे तो, सैटरडे को मीटिंग सभी सेवा साथियों के साथ में, ऑफिस संबंधी, सेवा संबंधी, भोजन संबंधी, चिकित्सा संबंधी, कैंपस संबंधी, निर्माण संबंधी, जितने भी कार्य हैं, लॉन, गार्डन, सभी को एक बार ले लें और उसको वीकली हम उनको रेक्टिफाई कराते हैं। ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण साबित होती है, भरतपुर में होती है। इसके परिणाम हम लोग समझ चुके हैं, इसको हम लोग सभी क्रियान्विति में ला सकते हैं। एक पदाधिकारी श्रेष्ठतम सेवा मिशन हो या दैनिक कैलेंडर हो या दैनिक सेवा प्रपत्र हो, अपने योजनाबद्ध तरीके से
योजना बनाएं। इसमें ये अंतिम बिंदु था। पदाधिकारियों ने कितना वर्क किया है ये तो आप सभी बैठे हुए हैं, आप सभी को पता होगा। अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो बहुत मुश्किल है। बात तो हम सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन छोटे काम बड़ी थॉट के साथ करें, बड़ी सोच के साथ करें तो ये सब कुछ आसान हो जाएगा। बड़ी बात करने से बात नहीं बनेगी, बड़े छोटे छोटे कामों को बड़े बड़े तरीके से करने से बात बनेगी। तो श्रेष्ठतम सेवा मिशन 23 दिसंबर 2022 पूरा हो सकेगा। ये समीक्षा थी। हम लोगों को ये देखना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ तक हमने इसमें किया है और कितना शेष है। अब दो बातें अलग अलग हो गई। जिसको हम बहुत अच्छी तरह कर पाए हैं उसको स्वभाव में लाना है, और जिसको नहीं कर पाए हैं उसको फोकस करना है। और तीसरा जो सेकंड फेज है उसके दायित्व और निर्धारित हो जाएंगे, उन पर भी हमें फोकस करना है। साथ ही 3 लेवल पर फोकस करने हैं। स्वभाव बनाना है, दूसरा जिनको बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, सुचारू नहीं कर पाए हैं, उनको सुचारू करना है अच्छी तरह से, और तीसरा सेकंड फेज को लागू करना है। श्रेष्ठतम सेवा मिशन सेकंड फेज 31 अगस्त तक रहेगा। ये महत्वपूर्ण फेज है। ऐसा ना हो हम केवल बातों में ही रह जाएं, बातों को जमीन पर उतारें। हमारे साथ समर्पित साथी हैं, हमारे सहयोगी तत्पर हैं करने के लिए, हमारे सेवा साथी तत्पर हैं करने के लिए। बस हमें इनिशिएशन लेना है। पदाधिकारी लेवल पर बहुत कुछ करना है। पदाधिकारी भी अगर ये मानस बना लें कि हमें करना है, आधा हो जाएगा, और सेवा साथियों को साथ ले लें तो पूरा हो जाएगा। ये 2 काम करने हैं। एक खुद संकल्प लेना है करने का, और दूसरा सेवा साथी को साथ में लेना है। फिर दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है आप जो करना चाहते हैं वो ना कर पाए, अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। अब सेकंड फेज की हम लोग बात करते हैं। प्रथम चरण के उपरांत सेवा को स्वभाव में लाना है, ये सबसे पहला बिंदु है। जब कोई चीज स्वभाव में आ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। गलत काम भी अगर हमारे स्वभाव में हो जाए उनको नहीं छुड़ा सकते, अच्छे तो छूटेंगे कैसे। हम लोग छोटा गुटखा खाना शुरू कर देते हैं, जब वो हमारे स्वभाव में आ जाता है उसको नहीं छोड़ पाते। अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, स्वभाव में आ जाता है उसको नहीं छोड़ पाते। छोटी छोटी गंदी आदत हम लोगों को हो जाती है, उनको नहीं छोड़ पाते, चाह कर भी नहीं छोड़ पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि वो स्वभाव में है। बस इसको भी स्वभाव में बना दे तो अच्छा कार्य है ना। फिर कोई कहेगा फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे, और जब तक स्वभाव नहीं बनाएंगे जब श्रेष्ठतम सेवा मिशन नहीं लागू हो सकता, क्योंकि एक दिन का नहीं है, अंतिम सांस रहेगी जब तक का मिशन है ये। तो जब तक का है तो जब तक स्वभाव नहीं बनाएंगे जब तक इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, और जब स्वभाव बन जाएगा फिर करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। कोई रोक ले तो नहीं रोक पाएगा। स्वभाव मतलब एक तरह का एडिक्शन। स्वभाव में कैसे पड़ेगा? जैसे तंबाकू को रोज रोज खाते हैं महीना 15 दिन, वैसे इसको करना शुरू कर दें, स्वभाव अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहला बिंदु है सेकंड फेज में सेवा को स्वभाव में लाना है। दूसरा बिंदु है प्रथम चरण के अधूरे कार्य। अधूरे का मतलब जिस लक्ष्य तक, जिस लेवल तक हम लोगों को ले जाने थे उस लेवल तक नहीं ले जा पाए हैं, उन बिंदुओं पर फोकस करना है और उधर आकर्षण बनाना है।
उनको सभी को नोट डाउन करना है, एक एक बिंदु को नोट करना है, फिर कैसे कर पाएंगे उनकी योजना बनानी है, फिर उनको अंतिम देना है। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु है दैनिक सेवा प्रपत्र, जिसे सच्चाई की चिट्ठी बोलते हैं। सच्चाई की चिट्ठी, दैनिक सेवा प्रपत्र, जिसको सेवा कार्य करना है, जिसको उसको पेपर पे नोट डाउन करना है और जिसको निरीक्षण करना है, उनकी जुबान पे फटाफट होना चाहिए कि आज ये काम है, ये इतने बजे होगा, ये इतने बजे होगा, ये इतने बजे होगा। केवल 36 बिंदु हैं। कई आश्रमों में 20 से लेकर मैक्सिमम 36 बिंदु हैं। और जब वो हमारे दिमाग में 24 आवर्स रहेंगे, जैसे प्रभु जी आए, उनको 30 मिनट के अंदर अंदर दवा इसको करवानी है, उनकी सभी जांच करानी है, स्नान कराना है, किन प्रभु जी ने खाना नहीं खाया उनको देखना है, किन प्रभु जी कटिंग नहीं हुई उनको देखना है, बेडशीट देखना है क्या व्यवस्था है, पिलो कवर चेक करने हैं, कौन से बाहर से दुर्गंध आ रही है ये देखना है, किन्होंने खाना खाया नहीं खाया देखना है, किन प्रभु जी को दवाई नहीं लगी ये देखना है। तो जब टिप्स पे ही होंगे तो हमें करना क्या पड़ेगा, सब अपने आप हो जाएंगे। हम जाते जाते कर देंगे, जाते जाते पूछ लेंगे भैया बताओ कौन कौन से प्रभु जी ने खाना नहीं खाया। जा रहे हैं निकल रहे हैं, दुर्गंध अपने आप आ जाएगी, किसी से पूछनी भी नहीं पड़ेगी। कपड़े फटे अपने आप ही दिख जाएंगे, किसने उधरे कपड़े पहन रखे हैं, किन के नाखून नहीं कटे अपने आप ही नजर चली जाएगी, किन के बाल नहीं कटे अपने आप नजर चली जाएगी, शेविंग नहीं हुई अपने आप नजर चली जाएगी। कौन सेवा साथी नहीं आया, वैसे नजर वैसी ढूंढ लेंगे कि भाई आज वो नहीं दिखाई दिया। 5 7 10 प्रभु जी होते हैं बस, जो पड़े रहते हैं, खाना नहीं खाते, उस बार में घूमते घूमते चले गए, जाते जाते पूछ लिया भैया इन्होंने खाना खाया है, खाना किन नहीं खाया है। बड़ी सिंपल सी बात है, निकलते निकलते ही सब अपने आप हो जाएगा। करना तो कुछ पड़ा नहीं, लेकिन हमें स्वभाव में लाना है, हमें गंभीरता से लेना है। और एक बार स्वभाव में आ गया फिर तो सब चीजें देखती हैं अपने आप, देखती हैं, देखनी नहीं पड़ती। हमारा बच्चा 1000 बच्चों में खड़ा हो अपने आप दिख जाता है, देखना नहीं पड़ता, और बिना देखे ही दिख जाता है। आप छोड़ देना अपने बच्चे को बीचों बीच में 1000 बच्चों के बीच में, आपका बच्चा भी आपके पास आ जाएगा, आप भी उसको पहचान लेंगे। ना आपको देखना पड़ेगा ना बच्चे को देखना पड़ेगा। क्यों? बिना ध्यान के ही अपने आप, क्योंकि हमने उसको अपना माना है, वो हमारा है। बस एक छोटी सी बात अपना ही मान लो, बात हो जाएगी पूरी। तो दैनिक सेवा प्रपत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी के लिए, टॉप से लेके बॉटम तक हर पदाधिकारी की टिप्स पर होना चाहिए। 20 बिंदु तो याद करने हैं, और याद भी क्या करने हैं, जब जाते हैं तो अपने आप दिख जाते हैं। एक बार 2 3 दिन अपने साथ लेके चले जाएं सेवा प्रपत्र को, फिर वहां पर जाके आपको कुछ निरीक्षण नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा निरीक्षण। कैसे हो जाएगा? आपके अंदर वो भरा पड़ा है, और जब तक अंदर नहीं हुआ जब तक नहीं हो सकता, बाहर से नहीं हो सकता। तो दैनिक सेवा प्रपत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर हमें पल पल की जानकारी रखनी है, प्रभु जी की पल पल तिल तिल की तकलीफ से अगर वास्ता रखना है, तो दैनिक सेवा प्रपत्र के पहले बिंदु से लेकर 29वें नंबर बिंदु तक जहां जा रहे हैं वो बिंदु आपके दिमाग में अपने आप ही सॉफ्टवेयर अपने आप ले आए। जहां जा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर अपने आप ऊपर ले आएगा, टॉपअप लग जाएगा आपके दिमाग में, डेट आ गई टॉपअप पे, वो जब हाईलाइटर आ जाता है सॉफ्टवेयर में, उसमें कंप्यूटर में आपके मोबाइल में हाईलाइटर बता देता है आज इसका बर्थडे है, आप बर्थडे सेट कर लेते हैं। तो मशीन वो खराब हो सकता है, वो डिस्चार्ज हो सकता है, वो बताए ना बताए, लेकिन आपका ब्रेन तो ऐसा है कि ये तो हमेशा ही रिचार्ज रहता है, ये कभी डिस्चार्ज ही नहीं होता जब तक आप रहते हैं संसार में। तो इसको यहाँ पे जाकर फिट कर लें। दैनिक सेवा प्रपत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक छोटी छोटी बात केयर टेकर को पता हो, इंचार्ज को पता हो, प्रभारी को पता हो, सुपरवाइजर को पता हो, ड्राइवर को पता हो, टेलर को पता हो, गार्डनर को पता हो,
ऑफिस वाले कंप्यूटर ऑपरेटर को पता हो, स्टोर वाले भैया को पता हो, हर मेंबर जो आश्रम में आता है उसको पता हो, पदाधिकारी को पता हो, सबको पता हो, तो आधा 50 से 60% काम तो अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है सर्विस कैलेंडर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कंपोनेंट, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, पूरी साल के लिए आपको बताता रहता है, आपका साथी बनकर। आप अगर उसको साथी मानते हैं तो साथ रखिए। साथी जब ही साथ दे सकता है जब आपके साथ है, साथ नहीं है तो साथी साथ कहां से देगा। साथी जब ही साथ देता है जब साथ हो। तो दैनिक सर्विस कैलेंडर, इसको याद करना बड़ा ही आसान है। महीने में 30 दिन होते हैं, कहीं 31 दिन होते हैं, कहीं 28 दिन होते हैं, कभी 29 दिन होते हैं। 28-29 तो एक बार ही आते हैं साल में। 30 दिन का भी एवरेज माने तो 40 से 50 वर्क हैं ऑलरेडी। 50 बिंदु हमें नोट करने हैं, तो हमारे पूरी साल के लिए हम बता देंगे। कोई हमसे पूछेगा 30 सितंबर को क्या करना है, तो हमें पता है कि ये काम करना है। किसी ने पूछ लिया 12 जनवरी को क्या करना है, हम टिप्स में बता दें 12 जनवरी को ये करना है। किसी ने पूछा 31 दिसंबर को क्या करना है, 31 दिसंबर को ये करना है। केवल 30 बिंदु याद करने हैं। पूरी साल का सिस्टम हमारे पॉकेट में रहेगा, हमारी जुबान पर रहेगा। हम किसी से भी पूछ लेंगे भैया आज क्या किया है, तो समझेंगे आप तो बड़े विद्वान हैं, पूरी साल के 365 दिन के 600 वर्ग आपको टिप्स तैयार है। लेकिन उनको क्या पता है आपने शॉर्टकट मार रखा है, एक महीने की तो याद कर रहे हैं, वही तो रिपीट होते हैं। कौन से 12 महीने के याद करने हैं, वही 45-47 वर्ग है, वही रिपीट होते हैं ऑलमोस्ट। बाकी नीचे लिखे रहते हैं तो एक दिन देख लो, पता रहता है। लेकिन ये पता जब ही रहेगा जब हम पता रखना चाहेंगे, जब हम साथी को साथ रखना चाहेंगे, साथी की सेवाएं लेना चाहेंगे। साथी जब ही सेवा दे पाता है। साथी जबरदस्ती आपकी मदद नहीं कर सकता। कोई भी साथी आपकी, वो देखता है कि आप उससे मदद लेना चाहते हैं या नहीं। तो साथी ऐसे होते हैं रूठ जाते हैं, लेकिन सर्विस कैलेंडर तो आपसे रूठ भी नहीं सकता। 365 दिन से एक दिन नहीं रूठ सकता। आप उसको कहीं पे भी डाल दो, गंदगी में डाल दो तो भी नहीं ये कहेगा मुझे गंदगी में डाल दिया। पैरों के नीचे डाल दो तो भी ये नहीं कहेगा पैरों के नीचे डाल दिया, मैं मदद करूँ आपकी। ऐसा साथी जो 24 आवर्स आपकी मदद करने के लिए तैयार है, इसको हमेशा साथ रखें। इसका नाम है सर्विस कैलेंडर। सेकंड फेज का महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, श्रेष्ठतम सेवा मिशन 2022। अगला बिंदु है संसाधनों का उपयोग। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु, संसाधनों का उपयोग। हम ज्यादातर नहीं समझते कि संसाधन क्या है। हम वस्तुओं को संसाधन समझ लेते हैं। गाड़ी को ठीक से चलाना, भाई ये आटा चावल दाल आ गए, इनको ठीक से उपयोग करना। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी है। समय सबसे बड़ा संसाधन है हमारे पास। इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, कभी सोचते ही नहीं कि समय भी कोई हमारे पास संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन ये है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं। और हम वैसे निकाल देते हैं, घंटों अपना निकाल देते हैं और साथियों को बिठा लेते हैं। ऑफिस में आके बैठ गए, मेडिकल में जाके बैठ गए, बाढ़ में जाके बैठ गए, बगीचे में जाके बैठ के गपशप करते रहते हैं। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हमारी समझ में नहीं आता कि ये भी रिसोर्सेज हमारे पास है क्या। कभी विचार भी नहीं किया। व्यक्ति, हमारी समझ में नहीं आता कि ये भी हमारे पास संसाधन है क्या। हमारे मित्र भी तो हमारे संसाधन है, हमारी एग्जीक्यूटिव तो हमारे संसाधन है, हमारे सदस्य भी तो हमारे संसाधन है, हमारे साथी भी तो हमारे संसाधन है, हमारे सेवा साथी भी तो हमारे संसाधन है। अब सोचेंगे कि सेवा साथियों में क्या यूटिलाइजेशन करना, बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या करना है रिसोर्सेज का।
उनको पहचानना पड़ेगा। ऐसा ना हो मेडिकल वाले को हमने दे दिया, ऑफिस में ऑफिस वाले को दे दिया, मेडिकल में क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐसे कर दिया कि आंख से आंख बोल दिया तू पैदल जा, और पैरों को बोल दिया तुम देखो। यही तो कर दिया हमने। अगर मेडिकल वाले को ऑफिस में भेज दिया, ऑफिस वाले को मेडिकल में भेज दिया, तो कहाँ यूटिलाइजेशन कर पाए हम प्रॉपर अपने रिसोर्सेज का? लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आता है, सोचना पड़ेगा। एक एक अपनी साथी काबिलियत सर्च करना पड़ेगा, इनके अंदर काबिलियत क्या है। अगर चेंज करना पड़े बीच में तो सेवा साथी को चेंज कर दो। कंप्यूटर ऑपरेटर में भले ही दिया हो, अगर उनको लगता है कि सुपरवाइजर में परफेक्ट होगा, उनकी काबिलियत सुपरवाइजर की, तो सुपरवाइजर बनाइए। उन्होंने तो कंप्यूटर ऑपरेटर तो इस वजह सीख लिया था, पापा ने कहा था बेटा कंप्यूटर सीख ले, कुछ नहीं कर रहा। तो उनका मन नहीं था कंप्यूटर सीखने में, उनके अंदर प्रतिभा तो थी कि मैं 50-40 आदमी को लीड कर पाऊं, लीडरशिप है उनके अंदर। तो कंप्यूटर ऑपरेटर को लीडरशिप में लगा दीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे सुपरवाइजर हैं, बहुत अच्छे सुपरवाइजर हैं, उनके अंदर काम करने की क्षमता बहुत अच्छी तरह कर लेते, लेकिन करा नहीं सकते, तो हमें उनको साइड में उस तरह का काम दे देना चाहिए जिस तरह की उनके अंदर कैपेसिटी है। दूसरा, हम पैसों को बहुत अच्छी तरह रखते हैं। पैसे को कितनी अच्छी तरह रखते हैं? कहीं पे 100 रुपए गिर जाए, 50 रुपए, 5 रुपए गिर जाए, तो आप में से एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो 5 रुपए को ना उठा लाए। 300 साथी बैठे सामने, 300 में से 5 रुपए गिरे पड़े हो सड़क पर, आप में से 300 में से एक भी निकल जाए तो एक भी उसको छोड़ के नहीं आएगा। एक आदमी उठा लेगा, भले ऑफिस में जमा करा देगा, ये मुझे 5 रुपए पड़े मिले हैं। लेकिन रात में 2 ईंट पड़ी हो 10 रुपए की हैं, 300 को 300 निकल जाए, आप उन 2 ईंट को नहीं उठा सकते एक भी, जबकि पैसे से ज्यादा कीमती मूल्यवान है 2 ईंट। हमारे दिमाग में नहीं है कि इनका भी पैसे को कितनी अच्छी तरह संभालते हैं हम लोग। एक परात बजरी कहीं पड़ी है, ट्रैक्टर ऊपर निकल जाएगा, ट्रॉली ऊपर निकल जाएगी, हम नहीं संभालेंगे। पता है वो 28 रुपए की 1 स्क्वायर फीट, अब तो 40-50 रुपए की, 50 रुपए की होगी, 50 रुपए की, 5 रुपए का इतना महत्व एक भी नहीं छोड़ के जा सकता। लेकिन वो एक परात बजरी को एक भी नहीं उठा के ले जा सकता। ये हमारी मानसिकता है, तो चेंज करना पड़ेगा। पैसे से ज्यादा मूल्यवान है पैसा, कम मूल्यवान है वस्तु, ज्यादा मूल्यवान है वस्तु में और भी संसाधन लगे हैं, ट्रैक्टर लगा है, ऑफिस से ऑर्डर गया है, परचेज ऑर्डर गया है, पैसा भेजे हैं, बहुत सारे काम किए हैं, जब जाकर उसको मंगाया गया है। पैसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 10 रुपए कोई प्रभु जी फाड़ दे तो आपके दम निकल जाएगा। 50 रुपए की यूनिफॉर्म फाड़ दे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? यूनिफॉर्म तो 250 रुपए की है, वो तो 50 रुपए ही फाड़े थे प्रभु जी ने, तो उसमें हमारे अकाउंट पे भी उसमें लिखाई पढ़ाई ये हुई, ऑफिस में प्रभु जी 10-50 रुपए फाड़ती, वो चलेंगे नहीं, उनका हिसाब किताब भी रखेंगे। लेकिन 250 रुपए की यूनिफॉर्म फाड़ती, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन। आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही है सर जी, आ रही है, आवाज आ रही है। नहीं सर, नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही, आपकी आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर, डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क या तो फोन आ गया या नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हुई है। हाँ शायद फोन आ गया सर का, मुझे ऐसा लगता है। इस तरह से काम नहीं चलेगा जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं। काम इस तरह से चलेगा जो नीड है, समय की नीड है, समय की जरूरत है, जरूरत के अनुरूप हम लोगों को काम करना पड़ेगा, और व्यवस्थाएं बेस्ट नहीं, क्या कहें, जो भी श्रेष्ठ, मतलब बेटर टू बेटर अपने आप हो जाएगी, करना नहीं पड़ेगा। केवल हमारे दिमाग में कुछ चीजें हैं, हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें हैं,
वो फिट हो जाए। पैसा 10वें नंबर पे आता है। सबसे पहले नंबर पर आता है समय का यूटिलाइजेशन, दूसरे नंबर पर आता है साथियों का, जो हमारे पास टीम है उनका, ये हमारे रिसोर्सेस हैं, वस्तुओं का, प्रकृति का। पैसा तो बहुत लेट आता है, लेकिन हमारा फोकस पैसा पर रहता है, दूसरी चीजों पर रहता नहीं। तो यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का हम सब लोग ध्यान दें सेकंड फेज में प्राथमिकता के साथ में। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से मिशन कामयाब, नहीं तो फिर ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे एक दिन ढक जाएगा, केवल कागजों में लिखा रह जाएगा मिशन 2022 सिस्टम से, वो मिशन 2022 मूल रूप में नहीं पहुंच पाएगा अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, छोटी छोटी बातों को बड़ी थॉट के साथ नहीं करेंगे तो ये संभव हो पाना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं असंभव है। रेस्क्यू, रेस्क्यू पे फोकस होना चाहिए हमारा। फर्स्ट फेज में भी था, लेकिन वो तरह से दूसरे था, रेस्क्यू बढ़ाना है। लेकिन रेस्क्यू, एक प्रभु जी को अगर हम रेस्क्यू करके लाते हैं तो कितना महत्व है। पूरा अपना घर की आइडियोलॉजी रेस्क्यू पर डिपेंड है। एक प्रभु जी को लेके आते हैं तो पूरा ब्रह्मांड घूम जाता है अपना घर का। अपना घर का जो ब्रह्मांड है, अपना घर की जितनी भी वर्कफोर्स है, जितने भी सहयोगी हैं, सेवा साथी हैं, जितने भी तरह की 36 तरह के सेवा साथी, 37 तरह के अपना घर में, जितने भी दानदाता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी मेंबर हैं, सिर्फ एक रेस्क्यू सभी को घुमा देता है। रेस्क्यू आज बंद कर दो, रेस्क्यू नहीं तो कुछ नहीं, अपना घर की आइडियोलॉजी। हमें ध्यान देना चाहिए रेस्क्यू पर। हम सामान्यतः ये सोच लेते हैं एक प्रभु जी आई तो हैं, ना आए तो क्या फर्क पड़ेगा। फर्क इतना पड़ेगा कि अपना घर की आइडियोलॉजी नहीं रहेगी। जिस आइडियोलॉजी के साथ हम लोग जीते हैं, जिस आइडियोलॉजी के साथ हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, आस्था का सवाल है। एक रेस्क्यू सबको हिला देता है, सबको मूवमेंट में ला देता है। सबसे पहले एम्बुलेंस जाएगी उसी रेस्क्यू के लिए, ऑफिस में आती, ऑफिस चलेगा उसी रेस्क्यू के लिए, स्टोर चलेगा उसी रेस्क्यू के लिए, किचन चलेगा उसी रेस्क्यू के लिए, मेडिकल चलेगा उसी रेस्क्यू के लिए, सेवा साथी, स्नान, संगम, वस्त्र जो भी चलेगा उसी रेस्क्यू के लिए, भवन बनेगा उसी रेस्क्यू के लिए, दानदाता आएगा उसी रेस्क्यू के लिए, विजिटर्स आएंगे उसी रेस्क्यू के लिए। कितना महत्वपूर्ण है रेस्क्यू। हम किस तरह से देखते हैं, बात इस बात की है, क्या हम एक सिंपल रेस्क्यू देखते हैं कि इसमें एक आइडियोलॉजी देखते हैं अपना घर की। एक भी रेस्क्यू अगर नहीं हो पाता है तो हम आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं, हम कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। रेस्क्यू की तरफ हम लोग फोकस करें। रेस्क्यू के महत्व को समझना होगा। रेस्क्यू इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। हम कई बार बहुत दिमाग लगा देते हैं कि गाड़ी भेजनी पड़ेगी, पेट्रोल खर्च होगी। अरे भाई पेट्रोल का मेरे बात की थोड़ी नहीं जा रही है, यहाँ पे तो मुझे मेरे पास फोन आया, मैं बोल दूं। संसाधन तो अपने साथ लेके आते हैं, पेट्रोल क्या ही तो अपना भोजन, अपनी दवाई, अपनी सेवा साथी, अपना भवन, अपने लिए एम्बुलेंस, इवन कई बार हमारे लिए भी भोजन ही लेके आते हैं। हमें तो ऐसा लगता है हम जहाँ पे खड़ी ये जगह भी इन्होंने उपलब्ध कराई है, हमारे लिए भी लेके आते हैं, अपने लिए नहीं लेके आते। तो कई बार हम बहुत ज्यादा दिमाग लगा देते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे खर्च होंगे, पेट्रोल इतनी महंगी हो गई, एक प्रभु जी के लिए 300 किलोमीटर गाड़ी जाएगी, 400 किलोमीटर जाएगी। अरे हमें अपनी जेब से भेजनी है क्या? सब इनके भाग्य का याद है, पहले आता है उसके बाद भेजते हैं गाड़ी। तो कौन सी पहले भेज दी हम लोगों ने? हमारे पास बुद्धि तो दी परमात्मा ने भेजने के लिए, तो पहले दी या बाद में दी? हमारे लिए थॉट दिया, हमारे पास फोन आया, किसी का कॉल आया, पहले आया बाद में आया? हमें भी तो कॉल ही तो करना है, एम्बुलेंस वाले को करना है, ड्राइवर भैया को करना है, ऑफिस में करना है, अपने चालक को करना है, ऑफिस में भैया बैठा है, ऑफिस में भैया भी टाल देता है, गाड़ी नहीं है, ड्राइवर नहीं है। अरे भाई ड्राइवर अरेंज कर लो, तुम्हें कौन सा ड्राइवर बनाना है? परमात्मा का काम थोड़ी नहीं करना हम लोगों को, सिंपल सा काम है।
फोन करना है, मार्केट से अरेंज करना है, ड्राइवर को तो बुलाना है, किसी एम्बुलेंस वाले को बोलना है, दिन में ही तैयारी कर लो ना अपनी पूरी। रेस्क्यू के महत्व को समझे हम लोग, ये सामान्य रेस्क्यू नहीं है। एक भी प्रभु जी अगर हम छोड़ देते हैं किसी बहाने मार के तो ये अच्छी बात नहीं है। ये सेवा मिशन की सेकंड चरण का बिंदु है, इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा, हर हाल में फोकस करना पड़ेगा। भंडार गृहों का निरीक्षण, एक भी दिन ऐसा न जाए अगर हम आश्रम जाते हैं तो भंडार गृह में न जाएं। ऑफिस में जाके पदाधिकारी देख लेते हैं, कैशियर रूम में जाके बैठ जाते हैं, कैश का क्या लेखा जोखा है। कैशियर रूम में बाद में बैठे कोई बात नहीं, कैशियर तो अपने आप दे देगा, उसको पता है कि कितने ज्यादा संवेदनशील है, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। एक पैसा भी इधर से उधर हो गया तो पदाधिकारी आके बैठ जाएंगे, जब तक नहीं मिलेगा। जब तक ऐसे स्टोर का भी इसी लेवल पे करें, जब तक नहीं मिलेगा पदाधिकारी बैठ जाए वहां पे जाके। पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण स्टोर है, कम महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे एक एक पैसे को मिलाते हैं वैसे एक एक वस्तु को मिलाना चाहिए। आपको पता है आप जब मिलाते हैं, अगर पैसे में जब अकाउंट स्ट्रक्चर में जाते हैं तो उसमें एक एक पैसे को मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो रुपए से नीचे तो कोई बात ही नहीं बनती है, रुपए की कोई सामान ही नहीं आता। वहां पे तो रुपए तो मिलाने पड़ेंगे कम से कम, पैसे तो नहीं मिलाने स्टोर में जाने के बाद में। 100 गुना काम तो अपने आप ही कम हो गया। वहां पे एक पैसे को आप मिलाते हैं, एक पैसे का अंतर आ गया। यहाँ पे तो किलो में और आधा किलो में बात चलेगी। तो स्टोर को महत्व दें, स्टोर में जरूर जाएं, हर चीज को देखें, एक चीज भी बिगड़ न जाए। फिर आती क्रय व्यवस्था। क्रय करते समय बहुत सावधानी रखें। और तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको ज्यादातर पूछना हो सॉफ्टवेयर सेल में बात कर लें सभी आश्रम वाले कि भाई ये बता दो सभी आश्रमों का आटा कौन कौन से आश्रम ने खरीदा है, किस किस रेट में आया है। 50 जिलों का, 11 स्टेट का और एक नेपाल का, इतनी जगह का आपको पता चल जाएगा एक क्लिक में कि कौन से आश्रम ने किस रेट में आटा खरीदा है। शैम्पू का पाउच किस आश्रम ने किस रेट का खरीदा है, फिनाइल किसने किस रेट में खरीदी है, चावल किसने किस रेट में खरीदे, सब रेडी रेफरेंस है आपके पास। परचेजिंग अगर करनी है तो सरिया किस रेट में खरीदी है। 10-11 आश्रम पे या 14 आश्रम पे निर्माण कार्य चल रहा है, आपको पता चल जाएगा कौन से आश्रम ने किस रेट में सरिया खरीदी है, किस रेट में पानी की टैप खरीदी, सब पता चल जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका पता नहीं चल सके। तो मोटा मोटा सा आइडिया हम लोग ले सकते हैं कौन सा ब्रांड लिया है, किस रेट में लिया है। तो परचेजिंग पे हम लोग फोकस करें। परचेजिंग बड़े स्तर पे है और परचेजिंग की तरफ एक बार अगर ध्यान नहीं दिया तो हालत में स्मार्ट हो जाएगा। ये सेकंड फील्ड में लेना है। परचेजिंग पॉलिसी को भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। परचेजिंग कैसे कर सकते हैं, बेटर फिक्स कर सकते हैं, एवेल्यूएशन कर सकते हैं क्वार्टरली या हाफ ईयरली, ईयरली। परचेजिंग का अपने सभी वेंडर का एवेल्यूएशन करें एक बार साल में कि किस किस से क्या क्या खरीदा और उसको डिस्प्ले करें। सबसे अच्छा तरीका तो ये डिस्प्ले कर सकते हैं हम बोर्ड पर, ठाकुर जी की चिट्ठी में डिस्प्ले करना शुरू कर दें। ये सामान इतने रुपए किलो आता है, इतने रुपए लीटर आता है, इतने रुपए का पंखा आता है, ये ब्रांड आता है। एक बार हुआ क्या, यहाँ पे हुआ था 3-4 साल पहले, दाल लिखी हुई थी पल्स, मूंग की दाल इस रेट में, मसूर की दाल इस रेट में। एक दाल के ब्रोकर आगे उन्होंने बताया कि आप तो महंगी ले रहे हैं, सस्ती तो ऐसे आती है। तो आश्रमों में हजारों लोग आते हैं, वो देख के खुद बता देंगे, जो जिससे बिलोंग करेगा वो सीधा सीधा बता देगा साहब ये तो मेरा व्यापार है, इसको तो सस्ता में वहां से दिलवा दूंगा। कितना अच्छा, ठाकुर जी खुद आके आपकी परचेजिंग करा देंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं और कितना आसान हो जाएगा। हमें तो प्राइस लिस्ट तो लगानी है, जिस रेट में हमने सामान खरीदा था एक ऊपर से नीचे तक लगा दें और ज्यादा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कई आश्रमों में पदाधिकारियों के नाम और सूची लिस्ट लगा रखी है, उसको हटा दें। वो किस काम की है, पदाधिकारी तो वैसे सभी को दिखते हैं काम करते हैं। तो और हमारे संविधान में भी लिख रखा है हमने कोई पदाधिकारी किसी मेंबर का नाम किसी आश्रम में बोर्ड पर नहीं लिखा जाएगा। कई आश्रमों ने लिखा लगा रखे हैं, उनको हटा दें, क्या फर्क पड़ेगा। हम विचारधारा से कि हम सिस्टम से भी बाहर जा रहे हैं कि आश्रम तो नाम लिख देते हैं फलाने अध्यक्ष, फलाने सचिव, फलाने वित्त सचिव, क्या मतलब है। संविधान के पेज को तो पढ़ो, कम से कम संविधान को तो पढ़ लो।
उम्मीद है सभी आश्रम के पदाधिकारी अपने अपने नाम को हटा देंगे सभी आश्रमों से, जहां जहां पर भी नाम लिखे हुए हैं। ये अच्छी बात नहीं है कि संविधान को भी हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। मिलता क्या है उससे? और तर्क सबके अलग अलग होते हैं कि सब लोग जुड़ते हैं। भरतपुर में एक का भी नाम नहीं लेगा, भरतपुर लोग नहीं जुड़ रहे, आप भी तो जुड़े हैं भरतपुर से। आपने कभी किसी का नाम लिखा हुआ देखा है क्या? किसी आश्रम के बोर्ड पे कहीं पे भी अपना घर के सिंगल पदाधिकारी का नाम लिखा हुआ देखा हो? और बता देना कि अपना घर भरतपुर से ज्यादा किस आश्रम में जुड़े हैं। तो इस तरह की दलील देना तो बिल्कुल ही छोड़ दें, और इनमें कुछ निकलने वाला नहीं। जब वैज्ञानिक तरीका से है, सिस्टम के तरीका से है कि किसी भी पदाधिकारी का नाम संविधान में लिख रखा है, नहीं लिखा जाएगा, तो इसको हम हटा सकते हैं। अंतिम बिंदु जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से ध्यान दें। प्रभुजनों की भावनाओं का ख्याल रखें, इमोशंस। अपना घर में जो प्रभुजन आते हैं उनके इमोशंस को कोई नहीं देख पाया, उनकी भावनाओं को कोई नहीं देख पाया, उनको कितनी तकलीफ होती है कोई नहीं देख पाया, अपने नहीं देख पाए। क्यों वो ईंट फेंक रहे हैं ये कोई नहीं समझ पाया, क्यों कपड़े फाड़ रहे हैं ये कोई नहीं समझता। सब हम अपने अपने हिसाब से, अपने अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। कभी उनके दृष्टिकोण से देखना हम शुरू करें, उनका अपना दृष्टिकोण है। भोजन तो सब जगह मिला है हमको, भोजन नहीं मिलता तो जिंदा नहीं होते, लेकिन भावनाओं को किसी ने नहीं टटोला। कोई प्रभु जी गेट की तरफ भागते हैं तो उनकी एक भाषा है। आप पर गुस्सा हो रहा है तो वो एक भाषा है, आपसे नहीं बोल रहे, वो उनकी भाषा है। रो रहे हैं कोने में बैठ के, उनकी एक भाषा है। आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी एक भाषा है। आपको देख के गाली देना शुरू कर दिया, वो उनकी भाषा है। हम उसको अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, ये हमें गाली दे रहे हैं, वो हमें गाली नहीं दे रहे, उनकी भाषा है। कितने लोग उनसे मिले पूरे जीवन में, क्या उनको दिया, यहाँ तक लाने में क्या क्या योगदान रहा, उनके पास सिर्फ गाली ही शेष बची, इस वजह से गाली दे रहे हैं, बाकी सब अच्छा अच्छा तो निकल गया। कभी हमने सोचा कि दोबारा अच्छा बनना है इनके अंदर? अगर वो भाग रहे हैं, हम उनसे ये नहीं पूछते बहन आप कैसे भाग रही है, भैया आप कैसे भाग रहे हो, क्या परेशानी? भाग रहे हैं इनको बंद कर दो, इनको इंजेक्शन लगा दो, इनको दवाई दो। क्यों? आज हिंदी जाकर उनसे बातों कर सकते हैं। खाना नहीं खा रहे, उनकी भाषा है। खाना नहीं खा रहे, हम सोचते कोई बात नहीं है, बात क्यों नहीं है, मना करके खाना तो खिला दो, यही तो इमोशन है। भूख लगेगी जब खा लेंगे, भूख लगी जब क्यों खा लेंगे, अब क्यों नहीं खा सकते, भूख तो लग रही है। लेकिन उनकी भाषा है, अपना इजहार कर रही है, और उनकी श्रेष्ठ भाषा है उनके हिसाब से। हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, क्या मूल्यांकन हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनके हिसाब से मूल्यांकन कर रहे हैं। खाना नहीं खा रहे, क्यों नहीं खा रहे, क्या पीड़ा है जो आदमी खाना छोड़ देता है? कोई कोई तो पीड़ा होगी, खाना इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। बेटा खत्म हो जाता है, पिता खत्म हो जाता है, पत्नी खत्म हो जाती है, पति खत्म हो जाता है, उसके बाद ही खाना खाता है, वो खाना नहीं खा रही। कोने में बैठ के वो रो रहे हैं, उनकी भाषा है। हम कहते हैं रो रहा है तो रोने दो, क्यों रो रहे हैं? इमोशंस। दुनिया में जो बोली जाती है, मुंह से बोली जाती है, केवल वही भाषा नहीं होती, हम केवल उसी भाषा समझते हैं।
आपने बच्चों को देखा होगा, पिता को देखा होगा, पत्नी को देखा होगा, माँ को देखा होगा, सभी की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, उनकी भाषाओं को हम समझने लगते हैं। हमें पता लग जाता है कि पत्नी अगर ऐसे भोजन दे रही है तो आज क्या मैटर है। पत्नी शाम को बात नहीं की, समझ जाते हैं। बेटा नहीं बोला शाम को, सीधा चला गया बेडरूम में, हम समझ जाते हैं। बेटी स्कूल से आई, नमस्ते नहीं की, हम समझ जाते हैं। सभी की भाषाओं को समझते हैं। जब उनकी भाषाओं को समझते हैं, मतलबियों की भाषा को समझते हैं, तो इनकी भाषा को समझना बहुत आसान है, जिसे हम सभी मतलब नहीं है, जो हम सभी अपेक्षा नहीं करते। और ये रिश्ते हैं, सब मतलब के रिश्ते हैं, इन पे हम भरोसा करते हैं। और जो इनकी सब भाषाओं को समझते हैं, लेकिन इनकी भाषाओं को नहीं समझते हम। तो समझने का प्रयास करें। इनकी आंसुओं में पढ़ें, इनकी आंसुओं के पीछे क्या कहानी है। ये जो कपड़े फाड़ रहे हैं, इनके पीछे क्या कहानी है। ये हमसे नजर नहीं मिला रहे, इनके पीछे क्या कहानी है। इमोशंस हो जाए, समझ जाएंगे सब कुछ अपने आप। 2022 सबसे पहला काम है उनकी गालियों पे न जाएं, उनके कपड़े फाड़ने पर न जाएं, उनके रोने पर न जाएं, उनकी गुस्सा करने पर न जाएं। उनकी भाषा है, उस भाषा पे जाएं हम कि इनका अपनी बात को एक्सप्रेस करने का ये तरीका है, ये वे है उनके पास। लेकिन हम लोग उतना नहीं समझ पाते, हमें समझना चाहिए। कहाँ कहाँ नहीं ठुकराया गया इनको, कहाँ कहाँ इनको चोट नहीं लगी, इनको टटोल के तो देखिए, इनसे बात करके तो देखिए। जब ये बताते हैं ना माँ के बारे में, माँ ने क्या किया, पिता ने क्या किया, भाई ने क्या किया, पड़ोसियों ने क्या किया, डॉक्टर के पास गए वहां पर क्या मिला, समाज में गए क्या मिला, सरकारी दफ्तर गए क्या मिला, यहीं पर तो एक आस है, उस आस को तो हम लोग जिंदा रख सकते हैं ना। भावनाओं को समझें, भावनाओं को पहचानें। सब कुछ मामला ही भावना का है। अपना घर का, अपना घर की आइडियोलॉजी एक इमोशंस है। इमोशंस को अगर कोई सींच सकता है, कोई सर्वाइव कर सकता है, उसका नाम अपना घर होना चाहिए दुनिया में। तो हम कह सकते हैं सिस्टम सेवा मिशन 2022 पूरा हो जाएगा अगर हम इन भाषाओं को नहीं पढ़ पाए, इनकी तकलीफों की भाषा को नहीं पढ़ पाए, इनके जो कीड़ा पड़े हुए उनमें कितनी तकलीफ हो रही है उसको नहीं देख पाए, इनके हाथ में दर्द हो रहा है उसको नहीं समझ पाए, इनके बुखार को नहीं समझ पाए, इनकी भूख को नहीं समझ पाए, इनकी प्यास को नहीं समझ पाए, पैरों से ठीक से चल नहीं सकते उसको नहीं समझ पाए, एक हाथ को ऊपर नहीं कर सकते उसको नहीं समझ पाए, दोनों हाथ नहीं है उनकी तकलीफों को नहीं समझ पाए कि दोनों हाथ नहीं है, हम केवल ऐसे ही दोनों हाथ नहीं है फ्री हो गई। हाथ क्या क्या करते हैं, कभी ये सोचा? हाथों के जाने के बाद कितना अभाव होता है जीवन में, सोचा? हाथों के जो कार्य है उनके बारे में सोचा? किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हम फ्री हो जाते हैं, टीबी हो गया, लेकिन बैक्टीरिया किल किल करके कितना नुकसान करता है बॉडी में, सोचा हमने कभी? कितनी तकलीफ देता है लंग्स में, कभी सोचते हैं हम लोग? हम आता है कि ठीक है हमारे सामने ऐसे सोचते हैं, पेशेंट आया दवाई दे दी कर दिया, बहुत आ रहा मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही सर, ठीक है दवाई दे दी, खा लेना है इसको, 2 मिनट शांति तो दे सकते हैं, कोई बात नहीं आप ये दवाई खा लो, फायदा करेगी दवाई, डॉक्टर को दोबारा दिखा देंगे, आराम नहीं हुआ। हमें ये सोचना पड़ेगा इमोशंस को हम, अगर कोई ये कहा जाए कि मतलब पीएचडी किसको हासिल है इमोशंस को समझने की, तो आप सब एक एक पीएचडी होल्डर होना चाहिए, क्यों? आप तकलीफों के बीच में रहते हैं और आप भी अगर नहीं सीख पाए तो इस दुनिया में कोई नहीं सीख पाएगा।
दुनिया में जितनी तकलीफ होती है उन तकलीफों के बीच में आप रहते हैं। दुनिया में तकलीफ में इंसान कोई खुश है उनके बीच में आप रहते हैं। दुनिया में कोई हंस सकता है रोता हुआ उनके बीच में आप रहते हैं। तो हम लोग इमोशंस पर काम करें। सेकंड फेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का उपयोग, विशेष रूप से प्रभु जी के इमोशंस दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेस्क्यू, और एक पदाधिकारी अपनी मीटिंग समय से करें, एजेंडा के साथ करें, आवश्यक रूप से अपनों को अच्छी तरह मिल जाए। अपनी बात पूरी करूं, पुनः एक बार इस बात को कहूंगा, इमोशंस को हम लोग जरूर पहचानें, इमोशंस पर काम करें, समझने का प्रयास करें, यहाँ पर आने के बाद तकलीफ ना हो। अपना घर के गेट के बाहर एक बोर्ड लगा हो हमारे हृदय के अंदर, इस गेट के अंदर, इस पर्दे के अंदर आ गए तो यहाँ आने के बाद तकलीफ नहीं होगी, हमारा संकल्प है। श्रेष्ठतम सेवा मिशन अपने आप पूरा हो जाएगा। एक ही संकल्प ले लें, ये गेट है, ये दरवाजा है, इसके अंदर जो भी आएगा उसको तकलीफ नहीं हो सकती। इसके अंदर जो आंसू आएंगे तो के आंसू नहीं आ सकते। इस चार दीवारी के अंदर तकलीफ के आंसू नहीं आ सकते। आ सकते हैं खुशी के आंसू आ सकते हैं। इस इमोशंस पर हम लोगों को जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूरी करता हूँ। सभी ने धैर्य से सुना, आशा है आप इस तरह अमल भी करेंगे और साथ ही अपनी बात रखेंगे। थोड़ा बहुत समय ज्यादा हो गया हो तो चलिए दे सर, सभी को इस बात को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और बहुत ही विस्तार से आपने सर्वश्रेष्ठ सेवा मिशन पे अपनी बात रखी है। और निश्चित रूप से जो फेज सेकंड है या जो समीक्षा आपने रखी थी, जिस गहराई से, जिस मर्म को आपने छुआ है, उससे हम सबको और हमारे सभी साथियों को बड़ा लाभ होगा। और अब सुझाव का हमने समय रखा है, और सुझाव में जो है सबसे पहले हमारे जो सेवा साथी हैं जो इस मिशन की फाउंडेशन में हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि अगर आप में से किसी का भी कोई सुझाव हो तो आप कृपया रखें और निसंकोच रखें। मतलब ये बिल्कुल ना सोचें कि बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं, जो आप, क्योंकि आपसे ज्यादा अच्छा कोई इस मिशन पे बात नहीं कर सकता। तो 1 बाय 1 किसी भी साथी का सुझाव हो, हमारे प्रभारी, कार्यालय प्रभारी, सेवा साथी, सेवाओं से जुड़े जितने भी साथी हैं, मोस्ट वेलकम। किसी का कोई सुझाव नहीं है? सेवा साथियों में से कोई? जी, खैर पदाधिकारियों को भी साथ साथ ले लेते हैं। सेवा मिशन पे डॉक्टर साहब ने जिस तरह बात रखी है, और इसका सेकंड फेज 1 जून से चालू हो ही गया जैसे उन्होंने बताया। कोई अपने सुझाव कोई हमारा पदाधिकारी साथी देना चाहें, और जो सेवा साथी भी है वो अगर बीच में भी किसी के कोई सुझाव हो तो वो जरूर रखें। कोई भी कुछ बताना चाहे, कुछ कहना चाहे? जी सर। एक दो मिनट और है, हम बता देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। कैसे कहते हैं उसे मिशन से हटके जब तक साथी सोच में। सबसे पहला तो अभी भरतपुर में जैसे मॉनिटरिंग जो चल रही थी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, सर्विस संगठन के माध्यम से, दैनिक से माध्यम से, अब सीसीटीवी कैमरे भरतपुर में लगाए जा रहे हैं। 5 सेट लग जाएंगे और एक सेट पे 10 आश्रम जोड़ दिए जाएंगे।
तो सभी पदाधिकारी अपने आप को तैयार कर लें कि सभी आश्रमों को 24 आवर्स मॉनिटरिंग का रखना पड़ेगा और ये पता चलता रहेगा कि कौन आश्रम पर किस तरह से व्यवस्थाएं हो रही हैं। थोड़ी सी एक ये सिस्टम यहाँ पर विद इन वीक चालू हो जाएगा और 2 बजों की ड्यूटी यहाँ पर भारत में लगा देंगे। शायद त्यागी सर ने वो मंगा लिए हैं, LED वगैरह जो तैयारी है वो कर ली है। तो सभी कार्यालय प्रभारी और पदाधिकारी अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी पासवर्ड है, जो भी आवश्यकता हो वो दे दें। 1 वीक में ये शुरू हो जाएगा। हाँ, कैमरे के सेट में कंपनी का नाम, किस कंपनी की कैमरे लगे हैं और व्हाट्सएप ये ऑफिस में बबीता जी को भेज दें या आकाश भैया को भेज दें। सीधे सीधे आकाश भैया अपना नंबर शेयर कर देंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे, आकाश भैया को भेज दें, आकाश भैया इसको देख रहे हैं। दूसरा, प्रत्येक आश्रम में वीकली एक डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया जाए। जो प्रेगनेंसी है 7 दिन की या महीने भर की या 15 दिन की, जो भी 10, 5, 15 कार्य है उस पर डेट लिख के डिस्प्ले करते हैं ऑफिस में बड़े बड़े अक्षरों में। कोई भी आएगा वो देख लेगा कौन सा काम कौन सी डेट तक करना है। तीसरा, बीकानेर में एक भैया का बड़ा दुखद समाचार है, अधिकतर सभी साथियों को पता है कि उनका एक हाथ कट गया है। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने स्तर पे ये सोच सकते हैं। मुख्यालय द्वारा 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, ये तय किया गया है। और सेवा साथी मुख्यालय के 100 रुपए कह दूं सर जी? अच्छा, पहले ही कह दिया है, भैया को भेजेंगे। यहाँ पे 300 सवा 300 सेवा साथी हैं, सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन भेज देंगे। तो हमें लगता है सभी सेवा साथी जरूर थोड़ा बहुत, भले 10 रुपए 5 रुपए 50 रुपए दे, ये एक संबल मिलेगा। और ये केवल एक की बात नहीं है, इससे एक मैसेज आता है कि हम सभी साथ साथ हैं। 1000 सेवा साथी हो तो 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। 100 रुपए से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग सभी कर सकते हैं। और आश्रम वाले भी 2000 रुपए तक डाल सकते हैं। 50 आश्रम के अगर 2-2000 रुपए डालेंगे तो 1 लाख रुपए हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया का अकाउंट सीधा डिस्प्ले कर दिया जाएगा उसमें। ऐसा हम सभी लोग कर सकते हैं। सभी को पुनः प्रणाम। जी सर, उसमें जो है कि आर्टिफिशियल हाथ जो भैया का लगेगा, उसके लिए अजमेर आश्रम ने पहले ही सहमति दी थी कि वो हाथ का जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो अजमेर आश्रम बियर करेंगे। प्रोस्थेटिक हैंड के लिए अजमेर आश्रम को खर्चा दिया जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी सर, कोई अपनी सुझाव रखना चाहें एडिशनल इसमें किस तरह और इम्प्रूव किया जा सकता है तो आप रख सकते हैं। एक सुझाव मैं ही रख देता हूं, फिर अब अगर कोई साथी नहीं रख रहा है। जिस तरह हमने डॉक्टर साहब सच्चाई की चिट्ठी जारी की हुई है सेवा साथ जो प्रभु जी की व्यवस्थाओं के लिए, प्रभु जी की मॉनिटरिंग के लिए हमने सच्चाई की चिट्ठी को इम्प्लीमेंट किया है। जैसे हमारे जो साथी हैं, जैसे पदाधिकारी है, वो आश्रम जा रहे हैं तो हम उसकी एक चेकलिस्ट बना सकते हैं कि उनको क्या देखना चाहिए। और वो चेकलिस्ट जो है वो चेकलिस्ट भरने के बाद जो भी हमारे पदाधिकारी जाएं वो साइन करके वहां जमा करा दें। तो इससे क्या एक मॉनिटरिंग सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, उनको पता होगा कि उनको करना क्या है। जैसे आप कह रहे हैं कि सेवा हमारा कोई पदाधिकारी जा रहा है तो उसको सबसे पहले टॉयलेट में जाना चाहिए, उसको टॉयलेट को देखना चाहिए। तो नंबर ऑफ चीजें हैं जो ऑफिस के अंदर हम चेकलिस्ट में ले सकते हैं। जी सर, ठीक है सर, अच्छा सुझाव है, इसको फॉलो कर लेते हैं। एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, सूची बना लेते हैं कि क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से हो सकता है। पदाधिकारी जाएंगे तो उसको नंबर 1 दे के आएंगे, मतलब स्कोरिंग होगा। इसको ये सीट होती है स्कोरिंग सीट,
तो उसको स्कोरिंग से नंबर हो जाएगा कि आज का जो स्टेटस है, जैसे 100 की सीट है तो उसमें से 50, 60, 70, 40 कितना स्कोर हुआ है उससे काफी कुछ ठीक हो जाएगा। स्कोरिंग शीट बना देंगे सर इसके लिए। ठीक है, थैंक यू सर। जी सर। वीरपाल भैया, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी दीदी बोलें। ये अभी जो एक पॉइंट आया था कि हम राशन का डेट ना लिख दें, ये बात तो ठीक है कि हमें उससे फायदा होगा, कोई आएगा तो देख मैं इससे सस्ते में दिलवा दूंगा, पर इसमें एक शंका ये भी आती है कि एक तो शहर की महंगाई के हिसाब से चीजों के रेट होते हैं। दिल्ली में कुछ और रेट मिलेंगे, हमारे यहाँ कुछ और मिलेंगे, और छोटे जगह में और कुछ रेट मिलेंगे। प्लस जो क्वालिटी होती है वो रेट से फर्क पड़ती है। चीज 4 रुपए सस्ती तो आ गई, पर वो इतनी साफ नहीं है। हम ये अपने रसोई में जो हमारे सेवा साथी होते हैं, हम उनसे अगर ये उम्मीद रखें कि उसको हमेशा चुभ के साफ करके धो के करेंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, इस पे शायद बहुत मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। तो चाहे चीज हमारी महंगी हो, पर उसकी क्वालिटी लगभग वही हो जो कि हम अपने घर में साफ सुथरे सामान मंगाते हैं, खासतौर से दाल राशन वगैरह का। हम अपने यहाँ तो सारे मसाले, क्योंकि अभी छोटी जगह है, नंबर कम है हमारा, सब मिक्सी में पिसवाते हैं। तो ये समझ में हो सकता है, सोचेंगे आपस में सलाह करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमें रेट डिस्प्ले करने हैं या नहीं करने हैं। बस एक ये डिसीजन नहीं है, ये फॉर्मूला दिया है, जो इम्प्लीमेंट करना चाहें कर सकते हैं, कम से कम ब्रांडेड का कर सकते हैं। ब्रांडेड पूरे देश भर में एक ही रेट होता है। क्लिनिक का सेंस है, उसका कहीं कोई दिल्ली से या महानगर से कोई लेना देना नहीं है। जो स्टैंडर्ड ब्रांड है वो सभी होलसेल रेट सभी जगह एक होती है, उस पर विचार कर सकते हैं। और फिर ये तय नहीं है, ये एक फॉर्मूला दिया है कि इसको भी हम अपना सकते हैं, सोच सकते हैं। हाँ, इसी में मैंने खुद कहा डॉक्टर साहब की, मतलब इसको हम अपने हिसाब से सोच सकते हैं। कुछ बात फायदे की है इसमें, कुछ हमें ये है। ये बात तो सही है, कोई आके कहेगा, देखेंगे कोई तो गेस्ट तो कहे हाँ जी मैं अपने आपको इससे सस्ते में दिलवा दूंगा, जो हमारे आश्रम का ही फायदा होगा। इसीलिए मैंने ये कहा कि हम इसको विचार करके देखें किस तरीके से लिखते हैं। फिलहाल तो यही है, और जो भी आपके सुझाव है कुछ हम पालन कर ही रहे हैं, कुछ और जो कमी है उनको हम पूरा करने की कोशिश करें। जी दीदी। जी सर। कोई साथी सेवा साथियों में से कोई कुछ बात रखना चाहेगा? जी सर, कोई भी पदाधिकारी और कोई रखना चाहें, नहीं तो फिर मीटिंग को कंक्लूड करें। हाँ सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ जी सिक्का जी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये सेवा श्रेष्ठतम सेवा मिशन है। छोटी छोटी से छोटी बातों का हमको ध्यान रखना है साथियों। लेकिन जैसे हम कुछ आश्रम विजिट करते हैं तो छोटी छोटी बातें तो बहुत दूर की है, बड़ी बड़ी बातों पर भी ध्यान देना शायद वो सोच रहे हैं बस सुबह हुई रात हो जाती है, खाना खिलाया, कपड़े बदले, दवाई दी और पूरा दिन बीत गया। लेकिन हर अधिकारी को, हर पदाधिकारी को, हर सेवा साथी को जब एक दिन बीत जाएगा तो अपने आप को एनालाइज करना है कि आज के दिन मैंने आश्रम के श्रेष्ठतम सेवा मिशन के लिए क्या किया है। अपने आप को एनालाइज जरूर करे वो, तो हर एक को कंट्रीब्यूट करना है। ये नहीं खाली कि दिन बीत गया, खाना खिला दिया, रोटी दे दी, हो गया, मेरा काम हो गया। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि लास्ट पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, भावनाएं जो है प्रभु जी की, उसको समझने की कोशिश करना है। साथियों, जब हम प्रभु जी को लेके आते हैं, एक स्पेसिफाइड कैटेगरी है, असहाय, पीड़ित, लावारिस, कुछ बता नहीं सक रहे, उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। जब वो प्रभु ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, उसके बाद भी हम उनको कंटिन्यू रखते हैं, आश्रम में रखते हैं। तो ये हमको सोचना पड़ेगा, क्या वो प्रभु जी की कैटेगरी में है? एक स्वस्थ आदमी को आपने एक पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है, हाथ पैर दिमाग सब कुछ ठीक, सब बातें कर रहा है, सब कुछ समझा रहा है, लेकिन आप कई आश्रम कहते हैं जी सर कहाँ छोड़े,
घर नहीं बता पा रहे। लेकिन आप इस चीज को समझिए, जो विचारधारा है आश्रम की, कि अगर वो खुद अपनी लेबर करके, अपनी मेहनत मजदूरी करके कमा सकता है, तो आप उनको जहां वो कहते हैं उनको छोड़ सकते हैं। उनका प्रॉपर इंतजाम करके, टिकट वगैरह देके, अच्छे वस्त्र बना के, अगर वो बताने में सक्षम है, आप अच्छी बात कर रहे हैं। एक स्वस्थ आदमी को हमने कैद करके नहीं रखना आश्रम में, ये कोई हमने सोने का पिंजरा नहीं बनाना। इसको हमने एक सेवा के मिशन में लगे हैं, तो इसको हमने, जैसे प्रभु जी आपको दिखाई दें कि स्वस्थ हैं, उनको प्लीज प्लीज उनको अपने हाल पे छोड़िए। भगवान, अगर परमात्मा पे आपको विश्वास है तो परमात्मा उनके साथ है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। दूसरी सर, मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा। कई सेवा साथी हमारे ड्रेस नहीं डालते भी, अभी गर्मी लग रही है, किचन में मुश्किल हो रही है, तो ये तो सबको इसको अपनाना पड़ेगा। इस तरह आप ड्रेस की जो महत्वता होती है उस चीज को समझना पड़ेगा। हर सेवा साथी को बिना एक्सक्यूज के ड्रेस जरूर डालनी चाहिए। दूसरी सर, एक एग्जीक्यूटिव जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनको एक को, एटलीस्ट एक को, जो सेवा मिशन की जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमारे कार्य हैं, जो मिशन है, उसकी जिम्मेवारी लेकर उसको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि आश्रम में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर सब सोचते रहेंगे वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो देख लेगा, ये कर लेगा, या सेवा साथी कर लेगा, तो जो मिशन हमने सोचा हुआ है, जो हमारा अपना घर का सपना है, वो फिर पूरा कभी नहीं होगा। सब एक दूसरे के कंधों पे चला के बंदूक चलाते रहेंगे। एक अधिकारी को आप मीटिंग कर लीजिए, सभी लोग मिलके एक को जिम्मेवारी दे दीजिए, वो हर हफ्ते या हर दिन उसकी मॉनिटरिंग करेगा तो अच्छा रहेगा। बाकी सब जो कोऑर्डिनेटर रिपोर्ट देते हैं, वो भी एक मतलब इम्प्रूवमेंट का हम थोड़े थोड़े कुछ चीजें बताते हैं। उसका जैसे पहले भी किसी ने कहा था कि फॉलो अप ऑफिसर जरूर रखिए। तो हम देके आ जाते हैं रिपोर्ट, वो तो जवाब देता है, नहीं देता, देता भी है तो 10 बातें लिख दी, लेकिन उसका फॉलो अप कौन करेगा? हम अपने लेवल पे जो कर सकते करेंगे जरूर, लेकिन एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड कोई फॉलो अप ऑफिसर बन जाएगा तो उनको मॉनिटर करेगा, तो इसमें सेवा में हमारी डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी। जैसे कई लोग कहते हैं भी कई आश्रमों में कि भी नाइट को चले गए, जमा चला गया, तो नाइट ड्यूटी किसी सेवा साथी की किसी ना किसी को लगानी पड़ेगी। या तो पदाधिकारी उसको विजिट करें नाइट में, कभी भी सरप्राइज, और चेक करें कि भी वगैरह जो बिल्कुल क्लीन है। नहीं तो हर सेवा साथी एक ड्यूटी रात को लगाए कि भी नाइट की ड्यूटी, रजिस्टर लगा दे कि नाइट को ड्यूटी इस सेवा साथी की है। जब भी कोई अधिकारी पर्टिकुलर नाइट को चेक कर सकता है कि भाई सफाई है, बाथरूम में कोई ऐसा टॉयलेट वगैरह तो नहीं पड़ा, उस चीज को हम मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा, कई आश्रमों में सजेशन ही है कि मेडिसिन प्रभु जी की चल रही है तो चल ही रही है 6 महीने से, उसमें कोई 20 ग्राम की गोली 3 बारी ले रहा है तो 20 ग्राम की चल रही है, उसको ऊपर नीचे नहीं हो रहा। जिस हालत में प्रभु जी शुरू में आए थे, अब काफी इंप्रूवमेंट है, लेकिन दवाइयां वही की वही चल रही है। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि डॉक्टर को प्रॉपर चेकअप करा के दवाइयों को कम या ज्यादा या बंद किया जाए अगर प्रभु जी बिल्कुल ठीक है। बस सर, यही बातें कुछ दिमाग में आई थी। तो बाकी तो सेवा मिशन है, सब एज ए टीम वर्क काम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। लेकिन सोचना यही है कि मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेरा योगदान क्या है। हर एक इस चीज को अपना ध्यान देगा तो हम इस लक्ष्य में डेफिनेटली पूरा होंगे। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सिक्का जी। ईस बादुआ जी ने हैंड रेज किया है। ईस बादुआ जी, सभी को प्रणाम। कमाल खासे हैं सोनी जी सर। जी सभी को प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम सर। मेरा एक सुझाव है कि जैसे लगभग 50% प्रभु जी जो हैं वो काफी हद तक ठीक होते हैं। जैसे सिक्का सर अभी बता रहे थे कि स्वस्थ इंसान को अगर हम कैद करके रखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी एक खालीपन होने की वजह से पूरा दिन वो मतलब एक उदासी या सैडनेस वाले मोड में धीरे धीरे ऐसा ना हो कि मतलब वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं डिप्रेशन नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अगर पूरा दिन हम भी मतलब खुद से 2-4 दिन कमरे में खाली रह जाते हैं, बंद रह जाते हैं, तो धीरे धीरे एक उदासीनता वाली स्थिति आ जाती है। तो ऐसा बहुत से प्रभु जी को हम देखते हैं कि खुशी नहीं है, वो उदासीनता है चेहरे पे। क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि छोटी छोटी हम उनके लिए जैसे इंडोर गेम्स है, कैरम है या इस तरह, मुझे ज्यादा नहीं मालूम कि कुछ आश्रम में ऐसा होता है या नहीं होता, कि मैं ज्यादा नहीं देख पाया,
तो ऐसा छोटी छोटी एक्टिविटीज में उनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो फीलिंग्स वाला पॉइंट कह रहे थे, उससे शायद उनकी फीलिंग्स भी और ज्यादा वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, और एक मतलब कम्युनिकेशन जो गैप हम कह सकते हैं अभी नजर आता है कहीं ना कहीं, उसको फिलअप करने में कामयाब होंगे शायद, ऐसा मुझे लगता है। जी प्रणाम सर। जी सर, थैंक यू इसी, बिल्कुल आपका सुझाव अच्छा है और कई जगह कई आश्रमों में इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। और जो प्रभु जी स्वस्थ हैं वो तो घर चले ही जाते हैं। मुझे ये डाउट्स हैं कि कहीं स्वस्थ प्रभु जी जो अपना घर परिवार बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, वो हमारे आश्रमों के अंदर है, ऐसा मुझे डाउट है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे होंगे हम ध्यान रखेंगे। जी सर, और कोई अपना बात रखना चाहें? इसको हम तथ्यों के रूप में लें। जी सर। प्रभु जी की साइकेट्रिक रूप से दवाई चल रही होती है और परिवार वाले लेने को राजी नहीं है। उनका ये देखें कि दवाई चल रही है और उसके बाद उस केस को बनाए और बना के भेजें। 70% प्रभु जी ऐसे हैं जो ठीक है लेकिन घर वाला लेने को राजी नहीं है और वो दवाई अपने हाथ से नहीं खा सकते, यहीं पर मुश्किल से दवाई खाते हैं, खिलाते हैं। तो इस तरह के केसों की समीक्षा हो, उसके बाद उस केस को बनाएं, उसके बाद उस पर बात करें तो ठीक रहेगा। इंडिविजुअल देखने में स्वस्थ रहते हैं लेकिन दवाई एक टाइम में सोने के बाद पता चलता है कि इसकी क्या है। तो इस तरह के केसों की समीक्षा इस तरह से करें। क्या हमें पता है कि भरतपुर में भी बड़ी संख्या इस तरह के प्रभुजन की। आज ही एक प्रभु जी को जिसको ये जिम्मेदारी दे रखी है कि आप सब प्रभु जी से घर बात कराएंगे। यहाँ पे करीब 900 प्रभु जी हैं जिनको घर बात करानी होती है। 15 तारीख और 1 तारीख फिक्स कर रखा है। जिस प्रभु जी को जिम्मेदारी दे रखी है उसने थाने को फोन कर दिया, यहाँ पे एसपी ऑफिस, थाने का नहीं एसपी ऑफिस, तो मुझे ऐसे रख रखा है। उनके मामा हैं, मामा लेने को राजी नहीं और कोई परिवार वाला है नहीं, लड़की है तो छोड़ दें। मैं उनको बोल दिया सर आप अपना इन्वेस्टिगेशन करा लें, जो भी हो उसमें देख लें। यहाँ तो हम इन केसों को पर्टिकुलर देखें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि हमने बंधक बना रखा है, कुछ कर रखा है। शब्दों का तो सही चयन हम लोग कर सकते हैं। ऐसा है तो उनको बताएं डिटेल केस, हर केस को स्टडी करके आप बताएं। सिंगल केस इस तरह का किसी भी आश्रम में नहीं रहना चाहिए जो करके खा सकते हैं, कोई दवाई नहीं चल रही। हम इस स्थिति में जानी चाहिए, इसमें संकेत है। लेकिन एवेल्यूशन दूसरा 2 बिंदु और हैं। बीच में यहाँ का लाइट चली गई थी। सेवा मिशन की मॉनिटरिंग के लिए शिक्षा साहब ने कहा है एक अधिकारी हर आश्रम का नियुक्त हो, बिल्कुल अच्छा सजेशन है और निश्चित रूप से सभी पदाधिकारी नोट करें, सेवा मिशन के लिए एक अधिकारी नियुक्त करें। दूसरा कोऑर्डिनेटर्स के लिए भी एक अधिकारी, उसमें सेक्रेटरी हो सकते हैं। सेक्रेटरी मॉनिटरिंग करें जो पदाधिकारी कोऑर्डिनेटर जाते हैं। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं। तो इस बदमाशी का हमने सुनाने में उसमें लाइट नहीं आ रही, यहाँ पे नेटवर्क चला गया था। जी सर। जी सर, तो ऐसा करते हैं कि जो अगर आपके सुझाव हों तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये रहेगा, सभी सेवा साथी पदाधिकारी जिनके भी सर्वश्रेष्ठ सेवा मिशन के संदर्भ में सुझाव हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। और हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जुड़े हुए हैं, राम स्वरूप जी अग्रवाल। आभार के लिए मैं राम स्वरूप जी को आमंत्रित करता हूं। जी सर। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने जो बातें कही है उनको हम हर तरह से उस काम को पूरा करेंगे, ये हमारा प्रयत्न रहेगा। फिर आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत कम समय में आप इतने लोग उपस्थित हुए। धन्यवाद, प्रणाम। सर कुछ बोलना है मुझे। हम सर प्रणाम। सर कुछ बोलना हमको। जी जी बोलें सर। प्रणाम सर। प्रणाम। आज में हमारी पुरुलिया आश्रम में काफी प्रभु जी एकदम स्वस्थ हो गए हैं। उनके मेंटल की प्रॉब्लम थी, स्वस्थ हो गए हैं। और वो क्या है, खाली खाते हैं और रहते हैं, उनको उनके घर वाले लेते नहीं है ये। और ये तो क्या है, जगह मैंने बुक हो रखी है, रिजर्व हो रखी है। वो एकदम स्वस्थ है, खाली खाने पीने के हिसाब से है। तो उनके लिए क्या किया जाए, आपके क्या सुझाव है?
माने न कोई मानसिक रोग है, न उनको कोई पीड़ा है, न कोई तकलीफ है उनको। सर जिन प्रभु जी की कोई दवाई नहीं चल रही है, सिंगल टैबलेट भी नहीं चल रही है, उनको तो रिलीज करना हमारा पहला कर्तव्य है। हमें रख क्यों रखा है? लेकिन मानसिक चिकित्सा की कोई भी दवाई ना चल रही हो, मानसिक रोग की जब दवाई चल रही होती है तो सेम वैसे ही होते हैं कि जब हम शुगर की दवाई ले रहे होते हैं उस समय शुगर हमारा ठीक आता है लेवल, लेकिन हम ये ना समझ लें कि शुगर लेवल ठीक है, वो दवाई चल रही है जब भी ठीक है, जैसे दवाई बंद हो जाएगी तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। जिनको शुगर नहीं है, लेवल ठीक आ रहा है, वो ठीक मानते हैं। यही है, आपके यहाँ पर किसी भी प्रभु जी की कोई दवाई नहीं चल रही है तो उनको रिलीज करें, हर हाल में रिलीज करें। आपने रख क्यों रखा है इससे? वो जाना भी चाहते रिलीज किया, मैं ऐसे घर कर वाले लेना क्यों नहीं चाहते, इसकी गहराई में भी जाए। घर वाले क्यों नहीं लेना चाहते, उनसे बात करें, उनको घर पे एम्बुलेंस से अपने यहाँ से भिजवा दें, हैंड ओवर करवाएं, अपने यहाँ पे आईटी लगा के फ्री करें। सर मैंने काफी हमारे परिवार वाले कहाँ गया? सर मैंने काफी चेष्टा की है, किसी को बोलते हैं कि है ना हम लेंगे नहीं, ये अकेली है, हमने घर में अकेले हैं, लेंगे नहीं, इस हिसाब से काफी प्रभु जी हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, समस्या तो हम लोगों ने बना ली, समस्या कहाँ है? ये तो ठीक है, तो फ्री कर दिया जाए, रख क्यों रखा है हम लोगों ने? समस्या में तो हमें है कि हम रिलीज नहीं कर रहे उनको भी तकलीफ दे रहे हैं हम लोग, ठीक होने के बाद भी रिलीज नहीं कर रहे, तो हमारे लिए ये समस्या नहीं है। सर उनके घर वालों से भी बात करी जा रही है, लेकिन उनके घर वाले लेने राजी नहीं हो रहे हैं। क्या इसमें उनको इंडिविजुअल केस को इंडिविजुअल तरीका से रखें, आप उन केसों की फाइल भिजवा दें, हमारे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से बात कर लेंगे, उनके परिवार वालों से संपर्क नंबर में दे दें, तो दवाई देख लेंगे और क्या परेशानी वो देख लेंगे। अब जब व्यक्तिगत रूप से हर फाइल को एनालाइसिस करेंगे तो ऐसा नहीं है, कोई ये समस्या नहीं, हमारे पास का पार्ट है, 10-15 मिनट में डिस्पोजल हो जाता है कि ठीक है, कोई दवाई नहीं चली, घर वाले नहीं ले रहे, एक उनसे व्हाट्सएप पे मंगा लो, आईडी मंगा लो, और या यहाँ से उनको लेटर लिख दो कि ये स्वस्थ है, कोई दवाई नहीं चल रही है, ये फोटो है, फिर आप भेजने को इनको बस में बैठाकर आपके यहाँ पे भेज दिया जाएगा। कहीं कोई सूचना देनी है तो सूचना दे दें, उनका व्हाट्सएप पे फिल्म दिखाया जाएगा, उसको अपने रिकॉर्ड लगा लें। हाँ सर, इसमें उस रिकॉर्ड कर लें, उन परिवार के साथ में जो बात हुई है वो लगा लें साथ। सर मैं उस टाइम की प्रभु जी की आपकी रिपोर्ट भेजता हूँ। हाँ बिल्कुल भेजिए सर, भिजवा दीजिए सर, ठीक है। धन्यवाद सर, प्रणाम सर। और ये जो सेवा मिशन का डॉक्यूमेंटेशन है सारा आपको तैयार हो गया है, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा या मेल कर दीजिए। अजय जी के नाम पर लिख दें, अजय जी को जो देना है बबीता के व्हाट्सएप पे भेज दें, अजय जी देख रहे हैं सेल को, हम सेंट्रलाइज सेल को इसको अजय जी को दे देते हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट हैं इसके पुनर्वास के, तो अजय और ये लाइव टेलीकास्ट भी भिजवाएं सर। हाँ ठीक है। क्योंकि क्या है कि कुछ हमारे आश्रम जुड़ नहीं पाए, उनको भी भेजना है सर। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है सर, पूर्ण करें। पूर्ण करो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी। प्रणाम सर। शुभ रात्रि। प्रणाम जी, प्रणाम सर। शुभ रात्रि। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम, आशीर्वाद।